करते हैं, फिर संडे को जाके इच्छा भर के खा लेते हैं। क्या खाते हैं? अब कल खाए हैं, पता नहीं क्या क्या भाई साहब, हमको याद भी नहीं है। हम क्या फास्टिंग करेंगे भाई? वो सब वीटी सर, अभी लौंडा आदमी है यार, वो सब करें अभी। हम कॉलेज में ही कर लिए थे। ए भैया, हे निदा, इधर ध्यान दो। सुधांशु सर से पूछे कि नहीं? सुधांशु सर व्रत थे, पानी पिला रहा था, पी ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि अब रात में सीधे मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल पे पानी पिएंगे और पिलाएंगे। तो तो हम पूछ बैठे, ब्याह करेंगे कि नहीं? ए, अच्छा छोड़ो, सुनो 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 सुनो, कितना पढ़ा दिए थे लास्ट वाली क्लास में, दिखा दो ये ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा दिए थे। हाँ चलो आओ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, देखो देखो, भाई साहब, बच्चा लोग ये बताओ, जब हम बात करते हैं, बैठ जाइए कृपया, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या हो गया दीदी? अच्छा, वहां से दिख नहीं रहा था तुझे? चश्मे का नंबर वंबर ठीक है? हाँ चलो भाई, हाँ सब थोड़ा सा जाग के पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, तो सॉलिड्स में बेसिकली दो प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, एक का नाम होता है स्ट्रेस और दूसरे का नाम होता है स्ट्रेन। अबे जानते हो क्या? बोल के पढ़ोगे ना पूरा? हाँ, एक का नाम है स्ट्रेस और एक का नाम है स्ट्रेन। कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं? तीन। होते चार हैं, चौथे को अलग से पढ़ेंगे, चौथे को थोड़ा ज्यादा सम्मान देंगे, ठीक है ना? अभी अपन हम बात करने वाले हैं तीन स्ट्रेस की। कितने स्ट्रेस की? तीन। पहला कौन सा है? टेंसाइल स्ट्रेस है ना भाई? अच्छा, गुड जॉब। पहले स्ट्रेस का नाम है टेंसाइल, दूसरे का नाम है कंप्रेसिव, है ना जी? यस सर। और तीसरे का शेयर, शेयर स्ट्रेस है ना? यस सर। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस जानते हो? प्रेशर में हमेशा फोर्स कैसे लगेगा, लेकिन स्ट्रेस में ऐसा जरूरी? क्या वो अपना समय के हिसाब से फोर्स चेंज करता रहता है? बट उसकी एक चाहत है कि डिफॉर्मेशन ना हो। अरे क्लियर है ना? स्ट्रेस की चाहत क्या है, स्ट्रेस वाले फोर्स की चाहत क्या है? कि डिफॉर्मेशन ना हो। वो किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, बस जैसे फ्रिक्शन था ना, कहीं भी लग जाता था। उसकी चाहत क्या थी? एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड ना कर। वैसे इस फोर्स, इस स्ट्रेस में जो फोर्स आता है, उस फोर्स की चाहत है कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड, सॉरी, कभी कोई बॉडी डिफॉर्म ना हो, कभी कोई बॉडी डिफॉर्म ना हो। अब सुनना, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो सोचो ये रॉड है, क्या इसको अपन बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं? अरे खींचते हैं ना? क्या इसके लेंथ में इलोंगेशन हो रहा है? क्या अगर मैं ऐसे कहूं कि साइमल्टेनियसली इसका एरिया भी कम हो रहा है, तो बात सही है कि नहीं है? है ना? लेकिन ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना, ये इतना कम होता है, इतना कम कंसिडर किया जाता है कि हम मानते हैं कि एरिया का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, इस वजह से उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अरे बोलो, बात समझ आ रही है? यस, ठीक। अच्छा सोचो, अगर हम कहें कि ये हमारे पास रॉड है और हम इस फोर्स का डायरेक्शन बदल दें, तो मेरा स्ट्रेस टेंसाइल से कंप्रेसिव हो जाएगा क्या? कंप्रेसिव हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर सब टेंसाइल का ही रहेगा। बिहेवियर किसका रहेगा? टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको तुम अलग से सम्मान दे रहे हो, जिसको तुम अलग से पढ़ रहे हो, इसमें वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? वॉल्यूम। अरे क्लैरिटी है? जब लेंथ चेंज होगा तो बिहेवियर किसका होगा? टेंसाइल। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो? जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड करेगी तो शेयर। अरे क्लियर है ना? यस। सुनिएगा, अगर हम कहें कि हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भर दिया, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या इस बॉडी का वॉल्यूम घटेगा? अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। अब यहां बस एक बात ध्यान देने वाली होती है कि यहां पर जो प्रेशर, जो फोर्स लग रहा है, वो किसकी वजह से लग रहा है?
पानी की वजह से, अरे पानी के प्रेशर की वजह से ही तो फोर्स आ रहा है। इस फोर्स के इक्वल और इसके जस्ट ऑपोजिट एक फोर्स ये बॉडी लगाती है। अरे लगाती है कि नहीं लगाती है? जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स ये बॉडी लगाती है। अरे पल्ले पड़ रहा है, बस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। जितनी सरफेस पर बाहर से फोर्स लग रहा है उतनी सरफेस पर अंदर से भी फोर्स लग रहा है। लग रहा है ना? ये जो अंदर वाला फोर्स है वो स्ट्रेस दे रहा है और बाहर वाला फोर्स प्रेशर। अंदर वाला फोर्स क्या दे रहा है? स्ट्रेस, क्योंकि तनाव हमेशा कहां से आता है? अंदर से। अरे बात समझ रहे हैं? और तनाव कब आता है? जब प्रेशर पड़ता है। जैसे संडे को रहा होगा तनाव, टेस्ट का प्रेशर नहीं लेते नहीं सर, सीरियस नहीं लेते टेस्ट वेस्ट। हाँ, टेस्ट नहीं सीरियस नहीं लेते ना, हर हफ्ते तो आ जाता है, आदत पड़ गई अब उसकी नहीं। हाँ नेता हाँ ना, कितना नंबर आ रहा है? इनसे 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 नंबर तो कम आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस, इस बात का स्ट्रेस है। चलो गनीमत है। एक मिनट, हेलो, हो गया भाई, सेट हो गया। तो आइएगा 7 साढ़े 7 बजे के बाद। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। चलो भाई, सुनो थोड़ा ध्यान से भाई साहब। इस कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसको मैं प्रेशर के बराबर लिख सकता हूं? क्योंकि प्रेशर बाहर से आ रहा है तो निकालना आसान होता है। इस वजह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को किसके बराबर लिख लेते हैं? प्रेशर। सब कुछ एक जैसा है, बस प्रेशर कहां से आ रहा है? बाहर से। और स्ट्रेस कहां से आ रहा है? अंदर से। कम नंबर का बस स्ट्रेस है, टेस्ट वेस्ट का नहीं होता है। नो नेता, टेस्ट का स्ट्रेस लेना शुरू कर दो, नंबर अपने आप, स्ट्रेस नंबर का स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद दूसरा स्ट्रेस कौन सा है? शेयर स्ट्रेस। कौन सा है? शेयर। अब मान लो अगर हम तुमसे कहें, अरे क्लियर है ना? अगर हम कहें कि हम फोर्स ऊपर वाली लेयर पे लगाएं, कहां पे लगाएं? ऊपर वाली। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब तुम यहां पे शेयर स्ट्रेस लिखोगे, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? टाउ से या सिग्मा सी से। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? सिग्मा एस से, सिग्मा एस, सिग्मा एस, सिग्मा सी से तो कंप्रेसिव हो गया। अरे ठीक है यार। तो ये बताओ एरिया कौन सा लिखेंगे? ये परपेंडिकुलर वाला या ऊपर वाला? कौन सा एरिया लिखोगे? ऊपर वाला लिखोगे ना? ये कितना है? ए। ये कितना है? बी। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? ए बी। अरे होगा ना जी? यस। अरे पक्का है? नहीं आ रहा है? ओए आपस में बात नहीं यार। टाउ बराबर क्या हो गया? एफ बाई ए बी। क्या शेयर स्ट्रेस का कहानी क्लियर हुआ? ऐसे ही 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। पहला स्ट्रेन कौन सा है? कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको क्या लिखते हैं? ईएल बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे वायर का लेंथ बड़ा हो गया, कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल। और अगर मान लो मैं इसको कंप्रेस करता तो क्या कम हो जाता? तो कितना हो जाता? एल माइनस डेल्टा एल। दोनों में स्ट्रेन सेम है कि नहीं है? दोनों में स्ट्रेन किसके अलोंग हो रहा है? लेंथ के अलोंग। किसके अलोंग? तो बिहेवियर कैसा रहेगा? टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा ना? यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद अगला स्ट्रेन का क्या नाम है? वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेसिव। अरे क्लियर है ना? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या दूसरा नाम क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन में यहां पे क्या लिखोगे? ईवी बराबर डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या शियर स्ट्रेन बता सकते हो? शेयर स्ट्रेन बता सकते हो? क्या होगा भाई? क्या होगा? हाँ, शेयर स्ट्रेन बराबर
अरे भाई शेयर स्ट्रेन की क्लैरिटी है कि नहीं? शेयर स्ट्रेन की अगर हम कह दें कि हम यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, नेता बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करना, क्या ये लेयर आगे खिसक जाएगी? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। ज्यादा कही तो टूट जाती है। अरे क्लियर है ना? ये बहुत कम। तो ये जो चेंज हुआ, क्या इसको डेल्टा एल मान ले? और इसका साइड कितना था? एल। तो शियर स्ट्रेन लिखते हैं तो क्या tan फाई हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो फाई बराबर कि tan इनवर्स डेल्टा एल बाई एल। क्यों भाई tan गायब क्यों कर दिए? क्योंकि फाई अपना बहुत छोटा है। फाई इज वेरी स्मॉल। अगर फाई बहुत छोटा है तो tan फाई हो, साइन फाई हो, ये सब किसके बराबर हो जाता है? फाई के। और cos फाई होता तो 1। पढ़े हो ना बेसिक मैथ्स में? आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हुक्स, उसने इन दोनों को रिलेट कर दिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट किया दो जनरल फॉर्मूले से। ये सब पढ़े हैं ना लास्ट वाली क्लास में? हुक्स लॉ। हुक्स ने दो लॉज दिए। पहला लॉ जो था वो थोड़ा एनालिटिकल था। वो क्या था? कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, तुमने बॉडी पे फोर्स लगाया, समझना इसको, यही यही एक छोटा सा टॉपिक अभी खत्म कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। देखो, हमने तुमसे कहा कि तुमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो तुम्हारा लोड कितना हो गया? एफ। लोड कितना हो गया? और इस बॉडी में खिंचाव पैदा हुआ डेल्टा एक्स का। कितने का? डेल्टा एक्स का या डेल्टा एल का। क्या इसको एक्सटेंशन बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलेंगे। काम हुआ है कि नहीं? कितना? एफ डेल्टा एल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना लगा और काम कितना हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो कितना वर्क? एफ डेल्टा। गलत। सुनिएगा, वर्क हुआ है एफ डेल्टा एल के इक्विवेलेंट जैसा ही हुआ है, लेकिन एफ डेल्टा एल नहीं हुआ है। क्यों? उसके पीछे का कारण है, इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है वो तो इस एफ की वजह से हो रहा है। ये कांस्टेंट है। ये कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन जो तुम वर्क निकाल रहे हो वो इस एफ की वजह से नहीं निकाल रहे हो, तुम इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से निकाल रहे हो। नहीं समझ पाए? रुको रुको रुको, ज्यादा नहीं, अब आराम आराम सुनो, बस प्यार से। हम क्या बोले कि हम ये एफ चेंज कर रहे हैं? ये एफ चेंज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से वर्क आ रहा है ना भाई। 1/2 इंटू लोड इंटू सॉरी लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जैसे जैसे हम ये एफ आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, हम जो वर्क लिख रहे हैं वो वर्क हम लिख रहे हैं इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसने कितना काम किया। अरे बात समझे? और जो आप ये सब पढ़ रहे हैं ये सब बस तब तक वैलिड है जब तक हुक्स लॉ काम कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं? जब तक हुक्स लॉ काम कर रहा है। हुक्स लॉ कब तक काम करेगा? अप टू इलास्टिक लिमिट, जब तक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर ले। तो जैसे ही एफ फोर्स को हटाओगे क्या ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा? मतलब जब तुम इसको खींच रहे हो ना, तो जैसे स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करती थी वैसे ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा करेगा ना। अच्छा सोचो, सोचना बहुत ध्यान से। अगर हम कहते कि ये एक स्प्रिंग है, बस ऐसे फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा रिलेटेबल बना रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसका अपने को कोई जरूरत नहीं है, बस हमको समझ आना चाहिए। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, इसकी नेचुरल लेंथ से अगर हम एक्स खींचे तो तुमको याद हो कि वर्क बराबर लिखते थे 1/2 के एक्स स्क्वायर, लिखते थे ना। और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता था? किसके बराबर? माइनस के एक्स ना, है ना? तो बोल लो भाई। अच्छा अगर तुमको दिक्कत ना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 1/2 इंटू के एक्स इंटू एक्स। और के एक्स क्या? लोड है। और एक्स क्या है? के एक्स क्या है? लोड, फोर्स। के एक्स क्या है? लोड। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्सटेंशन। तो पता है इसी को इक्विवेलेंट रखते हुए कहा गया कि अगर हम किसी वायर को एफ फोर्स लगाकर खींचे, कितना खींचे?
डेल्टा एल। तो हमने, आलम पहले तो पढ़ ले ढंग से, चल गएगा। उसके बाद मैसेज कर, समझ नहीं आ रहा सर, सवाल बनाए, वाईटी कब आएगा। यहां पढ़ा रहा हूं तो यहां उंगली के दांत ठीक कर रहे हैं, मतलब नाखून ठीक कर रहे हैं। ए भैया सुनो, इधर ध्यान दो। अगर तुम इसके ऊपर एफ फोर्स लगाए हो तो ये इलोंगेट हुआ है ना, कितना हुआ है, डेल्टा एल। अगर ये स्प्रिंग के इक्विवेलेंट होता तो वर्क बराबर क्या लिखते, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और के एक्स को क्या लिख लेते, फोर्स। के एक्स क्या हो गया, फोर्स, और एक्स क्या हो गया, एक्सटेंशन। सेम ऐसा ही बिहेवियर इसका है, इस वजह से यहां पे वर्क बराबर लिखा जाता है 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। अरे क्लैरिटी है जी, यस। अरे पक्का है, जितना काम परफॉर्म हुआ है उतनी ही एनर्जी स्टोर हुई है, जितना काम। अरे भाई ऑब्वियस सी बात, अगर हमने 10 जूल काम किया तो इसके अंदर एनर्जी कितनी है, 10 जूल। इसको छोड़ोगे, अगर मान लो स्प्रिंग को इतना खींच के छोड़ दें तो क्या फिर वापस आएगा ना, क्यों आया, क्योंकि जब खींचे तो उसे एनर्जी स्टोर की, जैसे फोर्स हटाओगे क्या एनर्जी रिलीज करेगा। यहां भी वही हो रहा है। अरे हो रहा है भाई। अच्छा, ये था पहले लॉ के, हुक्स के पहले स्टेटमेंट की कहानी। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज। कभी भी या एक स्पेसिफिक लिमिट तक, उसका नाम होता है इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट। फिर उसने ना इसी लॉ को थोड़ा और मॉडिफाई किया और फिर लिखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अरे क्लैरिटी है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर उसने देखा कि अगर मैं ऐसा कर दूं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे मिल रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मिल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसने इसको कैलकुलेट किया तो उसको क्या मिला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका नाम रखा एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम रखा, एनर्जी डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना यहां से, ये एनर्जी का माहौल समझ आया कि नहीं आया, एनर्जी का माहौल समझ आया, क्या है एनर्जी, 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। मैं इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। यही तो कहने का मतलब हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सुनिएगा अभी आएगा, अभी आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी उसको ले आएंगे। तो अब आ जाइए फिर से वापस हुक्स लॉ पे। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो उसे मिला E इंटू स्ट्रेन। ये E की कितनी वैल्यूज, 3, वैसे होते 4 है, चौथे वाले को कंसिडर नहीं करते। पहला क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा क्या है, बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा क्या है, शेयर। रहे ना जी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। सोच लीजिए, अभी हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस। किसकी बात करेंगे, 3 तरह का स्ट्रेस पढ़े हैं ना, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शेयर, पढ़े हैं ना। तो यंग्स मॉडुलस जो है ना, वो टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है। क्लियर है, तो E बराबर लिख लिया जाता है या Y बराबर, जब कभी भी यंग्स मॉडुलस ना दिया हो और आपको लिखा हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब वो क्या है, क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं तुम्हारे हिसाब से, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कुछ आ और नहीं रहा है तुम लोग को, आ रहा है जी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। मतलब अगर अपने पास एक रॉड है जिसके ऊपर हमने एफ फोर्स इधर लगाया, एफ फोर्स इधर लगाया, इसको लगा के खींचा, तो इसकी लेंथ में कुछ इलोंगेशन हो गया। कितना लेंथ हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। पहले लेंथ कितना था, एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सिचुएशन में कितना है, ए। क्योंकि इतना कम चेंज हो रहा है कि उसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बोले भारत माता की। अरे कहानी समझ आ रही है, चलो बहुत अच्छा, गुड जॉब, सुने रहना।
तो y बराबर अगर मैं लिखूं तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, तो फोर्स लगा कितना F, रिस्टोरिंग फोर्स भी इतना ही डेवलप हुआ F डिवाइडेड बाई एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या याद रख लोगे इसको, याद रख लोगे, पक्का है ना जी। अब इसको ध्यान दे रहना, आओ यहां आओ जरा। U क्या था, एनर्जी डेंसिटी, किसी भी टर्म के आगे डेंसिटी जुड़ जाए डिवाइडेड बाय मास, मास डेंसिटी क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना, सुनिएगा। तो ये हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कितना था, 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। अच्छा, ये U था, ये V था, ये स्मॉल u से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u। सुनना, 1/2 हमने इसके ऊपर लोड कितना लगाया, कितना लगाया, दिख रहा है ना, और एक्सटेंशन कितने का हुआ है, और वॉल्यूम को क्या, अरे लिख सकते हैं, ए भैया फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, और डेल्टा एल अपॉन एल, अबे क्या बना, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे आया कि नहीं आया, कठिन है क्या, अबे सस्ता है ना। U क्या है, एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, एनर्जी अपॉन, हाँ भैया, नहीं तो पढ़ रहे हैं सर V से वेलोसिटी, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, ये क्या है, V इनिशियल है कि फाइनल है, V क्या है, वॉल्यूम, V क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू, हुक्स के कितने लॉस, लोड इंटू, लोड इंटू, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उससे वर्क या एनर्जी, वर्क या क्या, 1/2 इंटू लोड इंटू, बोल बोल के पढ़ेंगे, 1/2 इंटू लोड इंटू, इतनी आसान है पूरी फिजिक्स यहां से, इतनी ही आसान है। दूसरा लॉ क्या है, स्ट्रेस इंटू, तो इससे एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी क्या भैया, एनर्जी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू, अरे क्लियर है क्या, जब एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो क्या अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे ना, अरे पक्का जी, और जब वर्क का बात करेगा तो 1/2 इंटू लोड इंटू, अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, अरे वाई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है कि नहीं है, तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन वाई आया कि नहीं, अरे आया ना, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का, सोच अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं, कैसे लिखें, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू वाई लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्मूले का काम क्या होता है, जैसे मान लो एक वायर है स्टील का जिसका एरिया ए है और लेंथ एल है, एरिया कितना है ए है, लेंथ कितना है, एरिया का मतलब समझते हो ना, लाइक दिस, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है लेंथ। हमने दूसरा भी स्टील लिया, दूसरा भी क्या लिया, स्टील, उसका एरिया 2a लेंथ l/2, एरिया 2a लेंथ l/2, क्या चेंज नहीं हुआ, चल मैंने कहा एरिया हो गया 2a, पहले एरिया a था लेंथ l था, हमने कहा एरिया हो गया 5 है, लेंथ हो गया 7 है, लेंथ हो गया 7 है, क्या चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोनों किसके थे, स्टील के, किसके थे, किसके थे, तो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा ना। अब सोच, अब सोच इससे सवाल कैसा बनेगा, कहेगा एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो बताइए अगर
दो सेम मटेरियल के वायर हैं, एक का एरिया 2 गुना है पहले वाले से, तो क्या यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा? अब सेम फोर्स लगाओगे तो दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप होगा कि अलग अलग? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन दोनों में सेम स्ट्रेस तब आएगा ना जब दोनों का एरिया सेम होगा। दोनों पे मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन एक का एरिया ज्यादा और एक का एरिया, जिसका एरिया कम उस पर स्ट्रेस जिसका एरिया ज्यादा उस पर स्ट्रेस। लेकिन यंग्स मॉडुलस दोनों का, क्योंकि दोनों मटेरियल, तो अपन क्या डायरेक्टली 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई यूज कर सकते हैं? सबका यूसेज आएगा। नोट करो इसको, चलो शुरू हो जाओ। लिखो एनर्जी, हेडिंग लिखना एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन स्ट्रेचिंग अ वायर। एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन स्ट्रेचिंग अ वायर। पहले ये पूरा हिस्सा लिखना, ये पूरा हिस्सा लिखना, फिर ये पूरा हिस्सा लिखना। ऐसा तुम इधर उधर मत करके लिखना। तुम कैसे? हाँ, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन स्ट्रेचिंग अ वायर। हाँ, एकदम सीक्वेंस में। हम तो तुमको रिलेट करके सिखाया ना इसी वजह से बॉर्डर खींच के। पहले तुम क्या जाने, बोलो, सुनो मेरे साथ, पहले सीक्वेंस में डालो। पहले तुम क्या जाने? लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी को एक्सटेंड किए तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अरे क्लैरिटी है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो क्या आया? जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्या आया? ई की कितनी वैल्यूज? यंग्स, बल्क और शेयर। यंग्स कब आएगा? जब 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 चेंज किसके अलोंग होगा? बल्क कब आएगा? जब चेंज। शेयर कब आएगा? जब चेंज एरिया, स्लाइडिंग। अरे क्लियर है ना? अच्छा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यंग्स मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। अरे क्लियर है क्या? एक रॉड थी, रॉड के ऊपर फोर्स कितना लगा? लेंथ कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ बढ़कर एल प्लस डेल्टा, तो वाई बराबर स्ट्रेस फोर्स अपॉन स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ एफ एल अपॉन ए डेल्टा। अरे आया क्या? अब उसके बाद हुक्स का पहला लॉ से हमने क्या रिलेट किया? वर्क। क्या रिलेट किया? अरे स्प्रिंग वाले सिस्टम में आ गए ना, तो W बराबर 1/2 इंटू लोड इंटू जितना काम किया है वो किसके फॉर्म में गया? एनर्जी। किसके फॉर्म में? इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होता था ना, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर। फिर हमने सोचा एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो हमने क्या किया? इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? वॉल्यूम से। तो क्या मिला? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहां लिख लेना प्रूफ, यू बाई वी कर तो हो गया। हाँ, डेंसिटी पूछा मुझे। इट इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट रॉड में कितना एनर्जी स्टोर है। हाँ, तो डिवाइड ही तो किया। एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब तो एनर्जी डेंसिटी मिलेगा ना। एनर्जी कितना था? लोड इंटू एक्सटेंशन था ना, उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया? लोड इंटू एक्सटेंशन को किससे डिवाइड कर दिया? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ। अरे बच्चा, ये ए अपने आप थोड़ी आया है, ए किसकी वजह से आया है? U बाई वी को हम क्या लिखेंगे? एनर्जी डेंसिटी। U कितना था तुम्हारे पास? U का सोचो बस, 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ये समझ आया कैसे? यहां फोर्स कितना लगाए हो? F। एक्सटेंशन कितने का हुआ है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू लोड इंटू किसके बराबर है? U के। तो U को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन F इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया? स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या बन गया? स्ट्रेन। नेता लोग, किसी कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या खट से बता दो। कहो। किसका मतलब?
एनर्जी डेंसिटी का ई को क्या, हाँ, इलास्टिक लिमिट को क्या समझे, हाँ, लोड को प्रेशर मान लेंगे, लोड फोर्स होता है, हाँ, एक्सटेंशन उसकी लगने की वजह से खिंचाव, प्रेशर अलग चीज है, लोड को फोर्स बोलते हैं, जानते हो कि नहीं। तो ये दो लॉस थे, एक प्रेशर के साथ रिलेट करके दिया, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और एक फोर्स के साथ रिलेट करके दिया जिसको लिखा लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। क्या चीज, लोड वाले में यही तो समझना है कि जितना लोड लगाओगे उतना ही तो इंटरनल फोर्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लोड अंदर, भाई कोई वायर क्यों खींचेगा, अपने आप ही, जब तक उसके ऊपर कोई लोड नहीं लगेगा। तो जितना लोड तुम बाहर लगाओगे खींचने के लिए, उतना ही तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है ना। और सोच लो, किसी को सोच आ रही हो तो अपनी सोच का निवारण करके जाइएगा, पता चला शौचालय में जाकर सोच रहे हैं। कहा, शौचालय में, शौचालय में तो स्ट्रेस लगना भी नहीं चाहिए, उसके बाद तो फिर चूरन खाना पड़ेगा वहां स्ट्रेस लगने लगा तो। बाबा रामदेव, बंगाली बाबा, पेट सफा, हर रोग दफा। ए भैया, हो गया, नोट हो गया, बस 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 पढ़ ले। समझ समझ के लिखना, केवल छापना मत, जो चीज ना समझ आए उसको पूछ लेना। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज अपने आप को रीस्टोर कर लेती है, सब में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अबे ये अलग चीज है यार, तुम इसको इसके बराबर तो नहीं समझ रहे हो। ये रिलेटेबल हमने बनाया है, ये स्प्रिंग से रिलेट करके बताया है कि ऐसा होता था। हुक्स लॉ के कितने फॉर्मूले, दो, दो दो कितने, दो। पहला, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन, उससे वर्क मिलेगा कि एनर्जी की, एनर्जी डेंसिटी, वर्क या एनर्जी, वर्क या, और स्ट्रेस इंटू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से एनर्जी डेंसिटी, क्या 1/2 पहले कर देना है बस, 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, क्या हुआ, वर्क या एनर्जी, वर्क या एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यंग्स मॉडुलस तो कल भी पढ़े थे, अरे पढ़े थे ना, F/A डेल्टा L/L। चलें आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख, हटे ही है भाई, हम कहा इंटरप्ट कर रहे हैं। हो गया, अरे हो गया, के मत सोचो, ये तो बस केवल रिलेवेंट बनाने के लिए रखा गया है। के अलग है, लोड इंटू एक्सटेंशन अलग, अभी सवाल आएगा तो तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे। इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, फिर वही तुमको
लोड और एक्सटेंशन की अलग अलग से वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तो यंग्स मॉडुलस का टर्म ले आओगे, बनेगा, अभी सवाल बनेगा, बस फॉर्मूला याद रखो। वही बन जाएगा, वाई बन जाएगा, f²/2y बन जाएगा यंग्स मॉडुलस, लेकिन डायमेंशन भी रोल में आ जाता है वहां पे, एरिया और चेंज इन लेंथ आ जाता है। तो फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, लोड अपॉन एक्सटेंशन यंग्स मॉडुलस नहीं होता है ना। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि लोड अपॉन एक्सटेंशन यंग्स मॉडुलस नहीं होता है, उसी यंग्स मॉडुलस के कारण ही वो ले आया गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना, अभी सवाल बनाएंगे तो आएगा। हो गया जी, अरे हो गया, चलो भाई अब इससे ज्यादा टाइम मत लो यार प्लीज। ये बताओ, एक और बात बताए थे यार लास्ट वाली क्लास में, क्या बताए थे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, अरे बताए थे, चलो उसके उसको लास्ट में रखेंगे। ये बताओ, एक बात बताए थे, इलोंगेशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, बताए थे क्या? इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। सुनना, इसको पढ़ने समझने से पहले मेरी एक बेसिक बात समझना और ढंग से आंसर करना, बहुत ढंग से। अगर हम तुमसे कहें कि यहां से एक मासलेस वायर है और इसको हमने एक W वेट से लटका दिया या M मास से लटका दिया, कितने से लटका है? M मास से, तो नीचे कितना लग रहा है? mj। क्या बैलेंस्ड है कि नहीं है? बैलेंस कितना हुआ है? mg, mg तो बैलेंस हुआ, हुआ ना। अगर हम कह रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए, कितना है? ए, स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया, बैलेंस फोर्स कितना है? mg डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइड बाई ए। अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक पुली है, इधर एक वेट लगाए हो m और इधर एक दूसरा वेट लगाए हो m, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी कितना है? a, बताओ स्ट्रेस कितना होगा? सेम की अलग अलग, यहां कितना है? mg, यहां भी कितना है? mg। रस्सी में टेंशन इसी को तो रिस्टोर करने के लिए आ रहा है ना यार, अरे आ रहा है, तो स्ट्रेस बराबर कितना? बैलेंस्ड लोड, जो लोड बैलेंस हुआ, क्या mg mg बैलेंस हो गया कि नहीं? तो बैलेंस लोड कितना है? mg डिवाइडेड बाई ए। अच्छा सोचो, सुनना ध्यान से, अगर हम तुमसे कहें कि यहां तुम्हारे पास पुली है, यहां पर तुम्हारे पास मास है 3m, यहां पे मास है 2m, अब बताओ स्ट्रेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या लिखोगे? mg बाई ए कि 2mg बाई ए? कितना बाई? 2mg बाई ए ना। सोच सोच, क्यों 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 क्यों? नीचे इधर कितना लगा, इधर कितना लगा, क्या ये mg से इधर चल पड़ेगा? बैलेंस कितना हुआ वायर में? 2mg ना। वायर में कितना गया? mg के एक्सलरेशन से तो ये चल पड़ा, वायर में जितने फोर्स से खिंचाव होगा स्ट्रेस उसी से आएगा। तो वायर ने किसको बैलेंस किया? mg को या 2mg को? 2mg इधर और 2mg बचा एक्स्ट्रा mg, क्या वो उसको चलाने में रोल प्ले करेगा? उससे कोई स्ट्रेस आने वाला, तो क्या लिखोगे? स्ट्रेस बराबर 2mg बाई ए। ये सब तो पढ़ाए हैं ना, क्लियर है? सुन, देखो अभी एक बात सुनना, और एक टाइम पास बात, बहुत छोटी सी बात। ये बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, क्या mgHCOM नाम की कोई चीज पढ़ी थी? डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या हाइट किसका? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का। अब सोच, सुनना ध्यान से, हम कह रहे हैं कि ये अपने पास एक वायर है जिसका मास m है और लेंथ कितना है? l। क्लियर है? अभी तक हम जितने वायर्स पढ़ रहे थे वो सब कैसे थे? मासलेस। अभी वायर का मास कितना है? m, लेंथ कितना है? क्या mg लग रहा होगा कहीं भी, या सेंटर ऑफ मास पे? कहीं भी, या सेंटर ऑफ मास पे? सेंटर ऑफ मास। क्या ये mg हो जाएगा? जहां लग रहा है वो ऊपर से कितना नीचे, कितना नीचे, कितना नीचे?
क्लियर है? इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कितना है? y कितना है? तो इसका रेप्लिका बन जाएगा कि आप एक ऐसा वायर ले लीजिए जो मासलेस है, बट लेंथ उसकी कितनी है? L/2, और उससे आपने कितना मास लटका दिया? नहीं आया? अरे भाई इसी का तो रिप्लेसमेंट है ना ये। mg कहां लग रहा है? किस पोजीशन पे? L/2 पे ही तो लग रहा है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अरे क्लियर है ना? तो यहां पर F/A और डेल्टा L/L स्ट्रेन होता है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल तो ऊपर चला जाएगा। तो भाई F की जगह क्या लिखोगे? L की जगह, L की जगह, L की L/2, लेंथ कितना हो गया? आधा। A डेल्टा, डेल्टा L भी मत आधा कर देना, बस क्या आधा हुआ है? लेंथ। इलोंगेशन आधा नहीं हुआ है। अगर इसमें इलोंगेशन 1 सेंटीमीटर का हुआ है तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? जब आपका पॉइंट मास था तो आपका फॉर्मूला क्या था? mg L अपॉन A डेल्टा L। डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो गया और रॉड हो गया तो L/2। क्लियर है? क्यों? कि पॉइंट मास में जो वेट लग रहा था वो वायर की बॉटम पॉइंट पे लग रहा था। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में अगर ये वायर की तरह भी बिहेव कर रहा है तो ये mg कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एक रेप्लिका बन जाएगा जिसमें पॉइंट मास होगा, लेकिन वो कहां लग रहा होगा? L पर कि L/2 पर? तो क्या इसका यंग्स मॉडुलस लिख सकते हो? लिख सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? फोर्स कितना है? लेंथ कितना है? L की L/2 और डेल्टा L उतना ही रहेगा। समझ पाए हैं? ये पूरा यंग्स मॉडुलस है। अरे क्लियर है? नोट करो, फट से नोट करो। हाँ, डेल्टा L उतना ही क्यों है? वो समझाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, याद कर लो, होता ही उतना ही रहता है। ठीक है? ये ऐसा कुछ होता नहीं है जो हम तुमको ये समझाएं, ये सब डेरिवेशन से बड़ी बड़ी 1.5 पन्ने की। अभी जैसे ही x³ की पावर 3 आया, अभी उतने में लगोगे क्या पढ़ा रहा है, तो ऐसे ही याद कर लो बस, समझने के लिए बस, सवाल बनने से मतलब है। हाँ, क्या फिर से? खड़े हो जाओ। फिर से वाला जो ये नाटक है ना, ये सही है, सुधरना चाहिए। पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बताओ स्ट्रेस किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, या जो लोड बैलेंस हो रहा है? कितना बैलेंस हो रहा है उसमें? एक तरफ 3 mg, एक तरफ 2 mg, कितना बैलेंस हुआ? मारा मुंह घूम जाएगा, समझ नहीं आया, हमेशा क्विट करके बैठना है, दिमाग चलाना ही नहीं है। तू एक रस्सी को खींच रही है 100 न्यूटन से, मैं एक रस्सी को खींच रहा हूं 150 न्यूटन से, कितना बैलेंस हुआ? कितना बैलेंस हुआ? कितने से आगे आएगी तू? 50 से। तो बैलेंस कितना हुआ? अभी भी नहीं आया? जो फट से बिना सोचे समझे, बिना दिमाग पर जोर दिए जैसे मुंह खुल जाता है, नहीं आया, वो समझना। अब बता, इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो नहीं आ रही थी? एक तरफ लगा है 3 mg, दूसरी तरफ लगा है 2 mg, एक खींच रहा है 2 mg से, एक खींच रहा है 3 mg से, तो नेट ये mg से खींच के जाएगा, तो 2 mg ही तो वायर में बैलेंस हुआ है। यही तो 10 बार बोले हैं। बैठ जाओ। कॉमन सेंस बेच के। हाँ बताओ दीदी, बताओ। सेम कैसे हुआ ये मत पूछना, होता है बस। ना तुम्हारी कैपेसिटी है जानने की, और ना मैं बता पाऊंगा। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि ऐसी कोई चीज होती है, तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये है एक्चुअल क्रक्स। चेंज इन लेंथ इसी में हुआ है, बस एनालॉगी बना दी गई है इसकी समझने के लिए, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है ना दीदी? क्रोनोलॉजी है बस केवल ये।
पॉइंट मास से जो भी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, mg/L/A∆L। तो डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या कर दोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि लेंथ कितना हो गया, आधा। पॉइंट मास के लिए लेंथ कितना हो गया, आधा। क्लियर है ना? नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ होता है। हम कह रहे हैं सेम आइडेंटिकल वायर है लेकिन मासलेस है, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है ना? बस केवल एक रेफरेंस रख के याद करने के लिए है, एक्चुअल वायर यही। ठीक है ना? किसी दिन हमको खाली समय मिलेगा तो करा देंगे डेरिवेशन, बुद्धि हरी हो जाएगी। और जिसको देखना हो डेरिवेशन, यूट्यूब पे चला जाए, अड्डा इंजीनियर्स अड्डा वाला चैनल खोल ले और सर्च कर लेना इलास्टिसिटी, संजीवनी में इलास्टिसिटी बाय बीएन सर पढ़ा हुआ है। पढ़ लेना जितना पढ़ना होगा, उतना ही पढ़ो जितना काम है। क्या मतलब है फालतू का डेरिवेशन करने का। याद इतना ही करना है। अभी डेरिवेशन करा देंगे तो कह दोगे सर जब इतना ही था तो पहले ही बता दिए होते। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई, ना बढ़े। पैर दर्द कर रहा भाई मेरा, बैठने का बंदोबस्त है कुछ, बैठ जाएंगे तो आलस लग जाएगा। हाँ बोलो बच्चा। कंप्रेसिबिलिटी होता है, के से बल्क मॉडुलस होता है, के से ई लिखो, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये बस केवल याद करने के लिए कि फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए लिख दें वर्चुअल एनालॉगी। हाँ L/2। अबे कुछ नहीं भाई, तुम ना बस सोचो, पूरा वायर वही था, वेट कहां लग रहा था, mg कहां लग रहा था, L पे कि L/2 पे। तो जो ओरिजिनल लेंथ L मान रहे हो उसकी जगह L/2 मानोगे, बस इतनी ही बात है। चलो भाई आगे बढ़े, नेताजी आगे चला जाए। यस सर, चलिए। आइए ये बताइए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद है? अरे था जी। ये बताओ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। अभी हम यंग्स मॉडुलस पढ़ रहे हैं पूरा, मतलब खींच रहे हैं वायर को। इधर लिखे हैं स्ट्रेस और इधर क्या लिखे हैं, स्ट्रेन। ऐसे ही कुछ बनता है, ऐसे बनता है ना भाई। ये वो पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, स्ट्रेस ब्रेक हो जाता है। रे दादा रे मालिक हे प्रभु क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, यहां तक क्या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है, अरे होता है। और ये 1% से कम का हिस्सा होता है। अरे जानते हैं कि नहीं, इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होता है ना, ये 1% से कम होता है, या बराबर क्या, मतलब जो तुम स्प्रिंग स्प्रिंग पढ़ते हो ना, उसमें उसकी लेंथ के कंपैरिजन में जो चेंज होता है वो 1/100 का होता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे अगर 1 मीटर का वायर है तो उसका जो इलास्टिक रीजन होगा वो जनरली 1% होगा। ये जो तुम डायग्राम पढ़ते हो ये स्टील का है। किसका है, स्टील का। तो मतलब अगर 100 मीटर का वायर है या 1 मीटर का वायर है तो तुम उसको पता है कितना, कितनी लेंथ तक उसको इलास्टिकली खींच सकते हो, 1 सेंटीमीटर। कितने तक, 1 सेंटीमीटर। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? आप सोचो, सोचो वो उसको बहुत हाईली इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है। तो जब उसमें इंजीनियरिंग घुसी ना,
तो वो स्प्रिंग बन गया। सोचो अगर हमको ऐसा स्प्रिंग मिल जाता जिसका केवल इलोंगेशन कितना होता, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर की स्प्रिंग जिसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, क्या मतलब बनता उसका? कोई फायदा होता नहीं। तो हमने क्या सोचा, इसमें थोड़ी इंजीनियरिंग लगाते हैं, उसी 1 सेंटीमीटर को थोड़ा और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो हमने एक स्प्रिंग मैकेनिज्म बना दिया। अब स्प्रिंग मैकेनिज्म बना तो क्या बीच में गैप्स आ गए? अरे गैप्स आ गए ना, तो अब क्या होगा कि वो कंप्रेस तो होगा, लेकिन उसके इलास्टिक बिहेवियर के कारण उसके मॉलिक्यूल्स 1 सेंटीमीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं खुद को। अपनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग में खुद को कितना एडजस्ट कर सकते हैं 1 मीटर में? 1 सेंटीमीटर। अरे बात समझे ना? तो उसी 1 सेंटीमीटर के गैप को हमने क्या कर दिया, स्प्रिंग के मैकेनिज्म के फॉर्म में तोड़ दिया, तो जो ट्रेवल था वो बढ़ गया। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो उसी 1 सेंटीमीटर से हमको अगर 1 मीटर की स्प्रिंग आप ले लें तो लगभग लगभग उसको उसके 30% तक इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब उसका जो ट्रेवल होगा वो बहुत आसानी से 30% से ज्यादा होगा, 30 से 40% के बीच में होगा। हाँ, वही 1 सेंटीमीटर यहाँ 30 से 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर भविष्य में कभी आप इंजीनियरिंग करते, मैकेनिकल करते, तो आपको पता चलता। फिर स्प्रिंग मैकेनिज्म पूरा एक सब्जेक्ट चलता है। छोड़िए, आइए आइए इधर ध्यान दीजिए। ये अपना कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन। कौन सा रीजन है? इलास्टिक। क्या यहाँ पे हुक्स लॉ काम करता है क्या? और हुक्स लॉ था क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहीं भी या एक इलास्टिक लिमिट तक। क्या इसको अपन यील्ड पॉइंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये सब लास्ट वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं ना यार। इसको क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। यहां तक बॉडी अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर सकती, लेकिन इस रीजन में वो हुक्स लॉ को फॉलो, बी से लेकर सी तक के रीजन का अपने को कोई ज्ञान। यहां पर बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर खोता है और डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर वो गेन करता है, और उसके बाद फिर कभी वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अरे बात समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद उसकी नई दुनिया शुरू हो गई। अब क्या होगा? स्ट्रेन बढ़ाइएगा स्ट्रेस बढ़ेगा, या स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा। अब आप लेंथ बढ़ाते गए खींचते गए, स्ट्रेन बढ़ता गया स्ट्रेस बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि जब स्ट्रेस मैक्सिमम हो गया, इसके बाद अगर आप फर्दर खींच रहे हो ना, स्ट्रेन अपने आप, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। कभी आपको फील करना हो तो मैंने शायद लास्ट वाली क्लास में बताया था, प्लास्टिक की पन्नी ले लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए और खींचिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब उसके बीच का जो लेयर एक्सटेंड कर रहा होगा वो बहुत पतला हो जाएगा, तो प्लास्टिक अपने आप खींच जाएगा, आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो स्ट्रेस जो है आपका वो घट जाता है। अरे क्लियर है? स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देते हैं, तो इससे अपने को क्या मिलता है? यंग्स मॉडुलस। क्या मिलता है? अच्छा, डिवाइड करने से अपने को कुछ मिले तो अपन क्या देखते हैं? स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो। अरे क्लियर है? मटेरियल की प्रॉपर्टी बात करें तो यंग्स मॉडुलस को क्या स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? यंग्स मॉडुलस क्या डायमेंशन पे डिपेंड करता है? अगर हम एरिया बढ़ा दें, एक स्टील का वायर ले पतला है, एक स्टील का वायर ले मोटा है, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग होगा कि सेम होगा? अलग होगा। सेम होगा ना, दोनों स्टील है ना, एक स्टील है एक कॉपर है, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग। स्टील और कॉपर का यंग्स मॉडुलस कभी बराबर हो सकता है? कभी बराबर। तो यंग्स मॉडुलस कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड, डायमेंशन इंडिपेंडेंट। अरे क्लियर है क्या? स्ट्रेस बढ़ाओगे तो यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं। स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? स्ट्रेन। लेकिन यंग्स मॉडुलस में कोई फर्क। स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो तुम मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हो या डायमेंशन? डायमेंशन ना। डायमेंशन के बदलने से यंग्स मॉडुलस पे कोई फर्क। किसी मटेरियल का मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज किया जा सकता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग, स्टील है सॉलिड के फॉर्म में, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लिक्विड बन जाएगा।
गधा हो क्या एकदम से? हाँ ना तो ढंग से बोला करो। स्टील का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा? कौन ज्यादा मजबूत होगा? सॉलिड के फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में? तो यंग्स मॉडुलस तब ज्यादा होगा और बाद में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना रे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यंग्स मॉडुलस घटेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अरे हो जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा ये बताओ, इम्प्योरिटी का नाम सुने हो? इम्प्योरिटी क्यों ऐड की जाती है? खराब करने के लिए, अच्छा करने के लिए? नाम देखो, नाम है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के नाम पे क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। जाओ जाओ छोला भटूरा खाने, छानते हैं रिफाइन में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का, भर के कढ़ाई भर के रिफाइन डालेंगे और उसी में ऊपर एक लेयर घी की डाल देंगे, तो जब महकोगे तो घी जैसा महकेगा, लगेगा घी का बना है। तो घी क्या हो गया? इम्प्योरिटी। घी क्या हो गया? तो उसने भटूरे की क्वालिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई। उसको घी में ही बनना था। किसमें बनना था? अब वो वाला हाल हो गया। दाल का नमक, दाल में कुछ काला की पूरी दाल काल। जनरली इंप्योरिटी ऐड की जाती है फिजिक्स में इंप्रूवमेंट के लिए। क्लियर है? तो जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इंप्योरिटी इसीलिए यूज की जाती है ताकि हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा। इसको मटेरियल साइंस में हमेशा इंप्योरिटी ऐड की जाती है ताकि स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। जैसे पहले पहिया स्टील का बनता था। किसका बनता था? स्टील का। आजकल अलॉय। आजकल अलॉय। क्लियर है? क्लियर है? गोल्ड। गोल्ड में, हाँ, गोल्ड में भी तो अरे भाई गोल्ड डक्टाइल है ना। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट नाम सुने हैं? अब मान लीजिए 24 कैरेट का अगर आपने गोल्ड ले लिया तो 24 कैरेट के गोल्ड को आप पहन नहीं पाएंगे। अरे टच करेंगे टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा ना। तो हम अपनी शादी में ऐसे बनवा लिए थे 24 कैरेट की, अच्छा सोना होता है। अब फिर उसमें से एक भी शुद्ध पहनने लायक नहीं है। ये बताओ, अंगूठी अंगूठी वैसे तो मुझे आदत नहीं है, बट फिर भी पहनो तो ऐसे हाथ में ही मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद कर लो मुड़ जाती है अंदर। हाँ, तो क्या है उसमें? इम्प्योरिटी नहीं है। इसी वजह से जब लोग गोल्ड रिजर्व करते हैं अपने पास तो वो लोग बिस्किट्स के फॉर्म में रिजर्व करते हैं। जो बिस्किट्स होती हैं, गोल्ड बिस्किट्स होती हैं, वो 24K होती हैं। 24 कैरेट खरा सोना। अरे क्लियर है ना? अरे नेता, तो ये सुधांशु सर की क्लास नहीं है। सीधे खिड़की बाहर फेंकेंगे चट से एकदम। हाँ समझे ना? वहीं खड़े और सो गए आराम से। ए भाई, ए सुनो, सुनो 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 सुनो, अब आ जाओ। एक टाइप का मटेरियल होता है जिसका नाम होता है इलास्टोमर। रबड़ जानते हैं ना? रबर्स जो होते हैं वो इलास्टिक तो होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अरे क्लियर है क्या? क्लैरिटी है ना? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, कौन इलास्टिक है? स्टील। कौन इलास्टिक है? ये इनकी इलास्टिसिटी का कोई मतलब है नहीं, ये खिंच जाएंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ नहीं डिफाइन होगी, इनका यंग्स मॉडुलस नहीं डिफाइन होगा, कुछ डिफाइन नहीं होगा। अरे बात समझे है ना? अगर रबड़ का यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया जाए और स्टील का कैलकुलेट किया जाए तो जमीन आसमान का अंतर होता है। रबड़ का यंग्स मॉडुलस बहुत कम होता है, तो उसको जल्दी टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो टूटा नहीं। तो एक एक्सेप्शन बन के आया, किस नाम से? इलास्टोमर्स, जिनमें इलास्टिक बिहेवियर उनकी लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो। रबड़, टिश्यू ऑफ ऑर्टा, पता नहीं क्या होता है, ये कुछ होता होगा। हाँ, हर्ट में होता है ये। पता नहीं यार, तुम बायो वाले हो, तुम लोग जानो। पढ़ी मैंने भी है पीसीएमबी। हाँ, एनसीआर होगा, पता नहीं। हाँ, एनसीआरटी का है। इधर बताओ, ये बताओ। अब सवाल पे आ जाओ, सवाल बनाना शुरू करो। किए थे W/A, W/A, ये भी किए थे।
किए थे। किसका स्ट्रेस, किसका स्लोप ज्यादा है? तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस। विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल? जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा डक्टाइल है ना। विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल? विच वन ऑफ द टू इज मोर स्ट्रॉन्गर? बी की ए? ए स्ट्रॉन्गर है ना। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा मजबूत होगा ना। सोच, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, ये बनाए थे 75 मीटर? बनाए थे क्या? लास्ट वाली क्लास में बनाए थे? फिर तो ठीक। ये बताओ, सुनो 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 सुनो, एक टर्म होता है जिसका नाम होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या नाम होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। वही नॉर्मल स्ट्रेस है, कुछ है नहीं है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ये भाई, अब मान लो किसी बॉडी पे तुम लोड लगाए 50 किलो का। कितने किलो का? 50 किलो का। हो सकता है 2 मीटर लेंथ जो है उसकी वो 50 किलो को सरवाइव कर जाए, लेकिन 1 मीटर की लेंथ ना कर पाए। अरे क्लियर है? क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 मीटर सरवाइव कर जा रहा है, 1 मीटर नहीं कर पा रहा है? सोचो, मैकेनिक्स में तो यही पढ़ते हो ना कि इतना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकता है, उसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस का लेंथ से लेना देना है। वो जो हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो बस केवल बेस सेट करने के लिए। सोचो, इसका टूटना टूटना न टूटना किस बात पे निर्धारित करेगा? बाहर से कितना लोड लगा है, या वो अपना उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। अगर बाहर लगने वाले फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस कर पा रहा है तो क्या टूटेगा? लेकिन अगर बाहर लगने वाले फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस नहीं कर पाए तो क्या टूटेगा? क्या जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना टफ होगा उसको तोड़ना? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना जी, पक्का ना। बात समझ पा रहे हैं कि ऐसे हवाबाजी चल रहा है, पल्ले पड़ रहा है? सोचिए, सोचिए, जितने जितना लंबा वायर होगा क्या उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे? मतलब जो रीस्टोरिंग बिहेवियर होगा वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो यहां पे कह रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो आ रहा है बाहर वाले फोर्स की वजह से, क्योंकि जितना फोर्स बाहर से आएगा अंदर बॉडी उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगाई? mg मान लो, और डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? a। क्या फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया? और मास को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए। क्या इससे ये कट जाएगा? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपने पास? रो एल जी या रो जी एल। रो जी एल। क्या तुमको रो पता है? क्या तुमको ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है? क्या तुम जी का वैल्यू जानते हो? क्या तुम एल निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना। ये बताइए, कह रहा बॉडी ऑफ मास 10 kg is attached to 30 centimeter long wire whose breaking stress is 4.8 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस वो झेल नहीं सकता। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 10 टू द पावर 6 minus 6 मीटर स्क्वायर। What is the maximum angular velocity with which it can rotate in a horizontal circle? सवाल समझ है? अरे आना तो बोल लो यार। नहीं आया? आया? क्या कह रहा है? एक बॉल ले लिए या एक ब्लॉक ले लिए जिसका मास कितना है? कितना मास है? 10 किलो। और कितनी लंबी रस्सी से बांधे हैं? जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सोचो, अगर तुम एक रस्सी ले लो, उसमें एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट को बांध दो और उसको गोल गोल घुमाओ, क्या जितना तेज घुमाओगे क्या रस्सी में उतना ज्यादा तनाव आएगा? उस तनाव की एक स्पेसिफिक लिमिट है, वो रस्सी कितना झेल सकती है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं झेल सकती। तो मतलब एक मैक्सिमम ओमेगा तक ही तुम रस्सी को तोड़ने से बचा सकते हो। उसके बाद ओमेगा बढ़ाओगे क्या रस्सी टूट जाएगी? रस्सी टूट जाएगी ना।
क्लियर है ना? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ना। तो यहां तोड़ने वाला फोर्स कौन है? एम एल ओमेगा स्क्वायर। गधे भाई, खच्चर कहीं के। लेंथ एल है, यहाँ पे तूने एक एम मास बांधा हुआ है, इसको जब गोल घुमा रहा है तो बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं लगेगा, अंदर की तरफ रस्सी में तनाव नहीं पैदा होगा। तो एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया किसके बराबर? ब्रेकिंग स्ट्रेस ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है? 4.8 इंटू 10⁻7। मास कितना है? 10। लेंथ कितना है? 30 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा स्क्वायर। एरिया 10⁻⁻6 1.6। 7 6 1 2 4 16 ओमेगा स्क्वायर बराबर 16। तो ओमेगा बराबर कितना? 4 रेडियन पर सेकेंड। अरे क्लियर है? अरे इस 2 को नीचे ले आ दो, कितना हो गया? 2 को नीचे ले आओगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अरे 4 बचेगा, ये वाला 10 नीचे आएगा तो 5 हो जाएगा। अरे 5 हो जाएगा। इसका इसका एक 0 आएगा, नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा। 1 2 0 से इसको काट सकते हो कि नहीं? अरे काट सकते हैं। ये 2 0 से ये गया और 6 इधर गया, 7 में से 1 जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 3 से काट दिए 1.6, 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 16। तो ओमेगा बराबर कितना? 4 रेडियन पर सेकंड। हमको जोड़ घटाना बताना पड़ता है, ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड है पढ़ने पढ़ाने का। कब आओ? नहीं कर लोगे? हो गया। आओ अगले सवाल में पेन चलाओ। ये बताओ, बनाए थे कल, क्या था इसका? लोड एक्सटेंशन है ना यार। तो y इज ग्रेटर देन, ये बताओ तो, बना लिए थे? ये बताओ। 2 वायर्स, ये बनाए थे नहीं बनाए थे? बनाओ। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब क्या सेम है? क्या सेम है? क्या सेम है? जैसे ही दिखे तुरंत लिखो y1 बराबर y2। और देखो और क्या सेम है? हैविंग रेडियस रेशियो r1 अपॉन r2 कितना है? 2/1। एंड लेंथ रेशियो L1/L2 कितना? L1/L2 1/2। क्या पूछा है? क्या F1 बराबर F2 है जी? ऐसे लिख सकते हो? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ विल बी। क्या बना पाओगे? बनाओ बनाओ। क्या रेडियस का रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो निकाल सकते हो? कितना होगा? 2⁴ 4:1 1:8। कितना सस्ता सवाल है यार। सी होगा? सी आएगा कि डी आएगा? सी आ रहा है। देख लो देख लो देख लो देख लो, ढंग से पेन चला लो भाई। मुझे लग रहा है डी आना चाहिए यार, ये लेंथ का रेशियो है यार 2:1। 2 दूना 4 दूना 8, सीधे 8 हो तो रहा है यार। क्या भाई, क्या आ रहा है? 8 1:8 आ रहा है? 1:8 आ रहा है? बता तो, इतने कॉन्फिडेंस भरे हुए जैसे कौन सा पहाड़ नोच दिए हैं। गाधा दास। अगर ये भी गलत हो जाए ना तो रोज शीशे के सामने खड़े होके खुद से पूछो कि मैं ऐसा। हाँ भाई, ये बताओ, दोनों में फोर्स सेम है। F/A1 डेल्टा L1, लेंथ कितना? L1। यहां कितना? F/A2 डेल्टा L2, और यहां कितना? L2। क्या F से F काट दे? अरे काट दे। दोनों F बराबर है, F1 बराबर F2। ये जानते हो क्या है? इसको इतने भांग खा क्लास में बैठना, ठीक है ना?
हम लिखे हैं यार, क्या लिखे हैं? आपका कॉमन सेंस वो बेच आए हैं क्या? बेच आए हैं तो बोलिए। सर आप एक्स ऐसे काहे बना दिए हैं? ऐसे ही बनाइए ना। खच्चर गए। ये तैयारी कर रहे हैं। ए भाई, ए भाई ये सुनो यार, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 पूछा है ना, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू व्हाट? A2 अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन L2। अब रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो क्या पाई आर स्क्वायर होता है? होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो क्या स्क्वायर हो जाएगा? तो कितना? अरे भाई A2 अपॉन A1 कितना? 1/4 हो जाएगा, और ये 1/2 ऑलरेडी है, तो कितना आंसर आया? डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इक्वल्स टू 1/8। 1/8। अरे क्लियर है? बनाओ। देख नीट 2019। A block of mass m suspended by a long wire of length L. The length of the wire becomes L plus L. The elastic potential energy stored in the wire is. पोटेंशियल एनर्जी पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो लोड इंटू एक्सटेंशन चलेगा या स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन? लोड इंटू, तो क्या 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन लिख ले? लोड कितना लगाए होने था? mg, एक्सटेंशन कितना हुआ है? l, तो क्या हो गया जी? mg L/2। आंसर क्या होगा? सी। खुश हो जाओ, यही आता है नीट में, और क्या? ये बताओ, इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग घटेगी तभी तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा ना? ये बताओ, बढ़िया सवाल। A fixed volume of iron is drawn into a wire of length L. The extension produced in the wire by a constant force F is proportional to. फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? बनाओ बनाओ बनाओ। अरे हैं, जिम जा रहे हैं भाई? क्या होगा? 1/L है? गलत है। हाँ? कैसे आया? एरिया बढ़ रहा है? अच्छा अच्छा, पहले तो साफ सुथरा सवाल सॉल्व किया कर। कॉपी बाथरूम बना रखा है। हद है। ए भैया हम बनाए क्या? हम बनाए? ये क्या कह रहा है कि सिर्फ किस फोर्स से, F4 से खींचे हो? तो यंग्स मॉडुलस बराबर F/A डेल्टा L/L लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, तो F बराबर YA डेल्टा L/L लिखने में कोई बुराई नहीं है। अरे है तो बता दो। नहीं, नहीं है ना? कहा जा रहा है एक वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, इसका आप क्या बनाए हैं? वायर। क्या बनाए हैं? जिसका एरिया कितना है? A, लेंथ कितना है? वॉल्यूम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो A बराबर क्या V/L लिख सकते हैं? A बराबर क्या लिख सकते हैं? V/L। उठा के यहां रख दो ना, तो क्या हो जाएगा? वाई वी डेल्टा L/L स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? निरा यही की थी, जबरदस्ती बना दिए थे कुछ भी? बोलो। नहीं ये तुक्का। क्या चीज? जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो तो अब तो गणित तुम अपने हिसाब से बनाओ। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। पेन चलाओ, पेन चलाओ, हर एक सवाल पे पेन चलाओ यार, और तेज पेन चलाओ। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक कभी फिजिक्स नहीं आएगी। कह रहा वायर इलोंगेटेड बाई L मिलीमीटर, when a load W is hanged from it,
If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire will be. अभी तो कराया, अभी तो कराया। जब हम एक रस्सी से डायरेक्टली एक वायर लटका रहे थे जिसका वेट कितना था W, अब उसको हमने एक पुली के ऊपर से भेज दिया, इधर भी W और इधर भी, बैलेंस कितना हुआ W, तो एक्सटेंशन कितना आएगा L। बनाओ, पढ़ो। समझ आया पिछला सवाल? सवाल समझ आया? आया? अरे भाई, अरे भाई, यहां पर भी W और यहां पर भी W। और पहली कंडीशन क्या थी? क्या दोनों में इलोंगेशन सेम रहेगा? रहेगा ना? तो ढंग से रिस्पॉन्ड क्या करो, जब तुम घटिया सा रिस्पॉन्स करते हो मुझे लगता आया नहीं तुम्हें यार। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व are drawn from two different materials X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X, but are far apart for material Y. Y के लिए बहुत दूर है और X के लिए बहुत पास है। जिसके लिए पास है वो कैसा होगा? ब्रिटल। जिसके लिए दूर है वो कैसा होगा? तो ब्रिटल एंड डक्टाइल। नीट 2019। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या अच्छा था बे? ये बनाओ। सुनना सुनना, सवाल सुनना, सवाल सुनना। पहले सवाल सुनो, फिर तुम बताना कि तुम्हारी औकात है कि नहीं है। पहले सुन के कह रहा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डेंसिटी 1.5 kg per meter cube is 5 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये डेंसिटी है और ये यंग्स मॉडुलस है। सॉरी भाई, गलती हो गया। ये क्या है? डेंसिटी। ये क्या है? मतलब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम ऐसी खतरनाक अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, तुम मेरी कमी ढूंढ रहे थे, इन्हीं को नहीं पता चल रहा कौन सा डेंसिटी कौन सा यंग्स मॉडुलस। ठीक है बेटा। द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितना है? 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसमें इसका यंग्स मॉडुलस कितना है? 5 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is suspended on a ceiling in a room. The increase in the length of its own weight will be, अपने ही वेट से इलोंगेट हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं? समझे है कि नहीं? क्या अपने ही वेट से इलोंगेट हुआ है? तो L लिखिएगा कि L/2? क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 1/2 mg/a डेल्टा L/L। अरे समझ आया क्या? क्या m की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो? हाँ? अरे अब भाई, वाई वाई, W नहीं, W वेट लिखना। यंग्स मॉडुलस क्लियर हो गया ना? क्या हो गया? यहां देखो क्या लिख दिया यहां पर, द इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्या सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेट हुआ है? मतलब मास पॉइंट मास है कि डिस्ट्रीब्यूटेड? पॉइंट मास है। इससे कुछ लटका है क्या? नहीं, खुद ही वायर ही इतना भारी है कि अपने वेट से इलोंगेट हो जा रहा है। अरे क्लियर है ना? तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में 1/2 mg/L/a डेल्टा L। तो क्या अब इसको कर सकते हो? हम लगाए क्या? हम लगाए। मास की जगह क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो? नहीं आया? चलो हम और सॉल्व कर देते हैं इसको। मास की जगह क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या? एरिया इंटू लेंथ इंटू L और G, यहां पर A डेल्टा L। क्या A से A काट देंगे तो Y बराबर कितना हो जाएगा? 1